नमस्कार। आज की कक्षा में हम अपने राजनीति विज्ञान की किताब के पहले भाग समकालीन विश्व राजनीति के दूसरे अध्याय, जिसमें हमने देखा कि द्विध्रुवीता का अंत, जो हमारे लेसन का नाम है द्विध्रुवीता का अंत, उसके पहले भाग तक हमने लास्ट कक्षा में देखा था। अब हम उसके आगे का आज की कक्षा में पढ़ेंगे, द्विध्रुवीता का अंत भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। आप पिछली कक्षा में आपने देखा कि किस तरह साम्यवादी शासन का पतन हुआ और विश्व के दो ध्रुवों में से एक सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के पश्चात सोवियत संघ की ताकत बहुत कम हो गई और वो उस शीत युद्ध जैसी जो बराबरी का टक्कर चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, उसका समाप्त होना तय हो गया और सोवियत संघ खात्मे की ओर बढ़ चला। सोवियत संघ के विघटन के बाद से खात्मे की ओर बढ़ चला की जगह हम कहें कि खत्म हो गया और उसके जगह नए कई राष्ट्रों ने जन्म ले लिया। तो उसके बाद जो विश्व की परिस्थितियां बदली, खास तौर पर सोवियत संघ और उसके जो विघटित हुए नए राष्ट्र थे, उन देशों में जो परिस्थितियां बदली वो हम इस लेसन में देखेंगे, इस कक्षा में हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता का अंत भाग 2 और भाग 2 में हमारा जो टॉपिक होगा साम्यवादी शासन व्यवस्था के पतन के बाद हुए कौन प्रभाव, उन जगहों पर जहां पर ये विघटन हुआ और उसके बाद जो नए राष्ट्र बने, उन जगहों पर कौन सा प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे। इसमें आप इसको हम विश्व से अलग तो कर नहीं सकते, क्योंकि विश्व से अलग तो बात ही नहीं हो सकती। सोवियत संघ की अगर बात हो रही है तो विश्व की एक महाशक्ति था और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देशों पर पड़ा था, तो हम इसका विश्व पर भी प्रभाव देखेंगे साथ ही साथ। तो पहला जो प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध खत्म हो गया। बहुत बड़ी समस्या थी, तनाव का समय था, वो खत्म हो गया, क्योंकि युद्ध होने के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है और यहाँ पर एक पक्ष खत्म हो चुका था, तो एक पक्ष बस बच गया अमेरिका, तो युद्ध जैसा माहौल खत्म हुआ। तो शीत युद्ध जैसी जो स्थितियां बन रही थी, तनाव का माहौल जो बन रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, वो खत्म हुई शीत युद्ध के दौर से। अब जब शीत युद्ध ही खत्म हुआ, शीत युद्ध का मुख्य बिंदु क्या था? हथियारों की होड़। हथियार जमा किए जा रहे थे, इतने ज्यादा, किसके पास ज्यादा बड़ा जखीरा है, इसका कंपटीशन चल रहा था, इसकी प्रतियोगिता चल रही थी, तो ये भी खत्म हुई हथियारों की होड़, कम से कम उस समय तक इसलिए क्योंकि बाद में फिर बाकी आने वाले वर्षों में फिर से वही हथियारों की होड़ चालू हो गई है, आज भी वही चल रही है, लेकिन कम से कम उस समय हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। ये विश्व के लिए बहुत सुखद खबर थी। तीसरी जो चीज थी, शांति की संभावना का जन्म हुआ। जब युद्ध का माहौल खत्म हुआ, हथियारों की होड़ खत्म हुई, तो शांति, आने वाले समय में शांति होगी, ऐसी संभावना ने जन्म लिया और इसका प्रभाव पूरा विश्व पर साफ देखा जा सकता था उस समय कि कैसे सभी लोगों ने चैन की सांस ली। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व हमारा जो चौथा टॉपिक है, कि क्योंकि ये लड़ाई भी किस वजह से थी? दो अर्थव्यवस्थाओं की विचारधाराओं की वजह से, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा। तो एक विचारधारा को मानने वाला देशों का समूह भी था जो, वो ही खत्म हो चुका था, तो बच गई एकमात्र विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व हो गया दुनिया भर में। सबको लगा कि वही अर्थव्यवस्था है जो जीवित रह सकती है या आगे बढ़ने में सहायक हो सकती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का उदय हुआ। कुल 15 देशों को मिलाकर बनाया गया था सोवियत संघ, और तो वो जो देश जब विघटित हो गए, वो जो 15 प्रांत मिलाकर बनाया गया था सोवियत संघ, वो जब विघटित हुए तो उन प्रांतों ने देश का रूप ले लिया। तो नए देशों का उदय हुआ पूरे विश्व में। नए देशों का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वो साम्यवादी व्यवस्था को पसंद नहीं कर रहे थे, उनके लिए साम्यवादी व्यवस्था हितकर नहीं लग रही थी उनको, तो वो किस ओर बढ़ रहे थे? उदारवादी लोकतांत्रिक युग की तरफ जा रहा था पूरा विश्व। सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी लग रही थी और जो कैसी हो? उदारवादी हो। तो उदारवादी लोकतंत्र का उदय हो रहा था पूरी दुनिया में। अगला जो बिंदु है कि
आर्थिक बदलाव को प्राथमिकता, यहाँ से हम आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कुछ यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खूबसूरत सा समय पूरी दुनिया के लिए चालू होने वाला है, तो क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ? उसमें आप कुछ बिंदु पर यह भी ध्यान रखेंगे। देखिए, आर्थिक बदलाव को प्राथमिकता, आपके सामने अगर प्रश्न खड़ा हो कि आप किस चीज को प्राथमिकता देंगे, और उसमें अगर आप नैतिकता को छोड़ देते हैं, आप उदारवादिता को छोड़ देते हैं, आप लोकतंत्र को छोड़ देते हैं और केवल आर्थिक बदलाव को अगर प्राथमिकता देते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, ऐसी संभावना नहीं होती। और वो वही वहां हो रहा था कि सोवियत संघ के विघटित हुए देशों में आर्थिक बदलाव को प्राथमिकता दी जा रही थी। आर्थिक बदलाव, रुपए पैसे का बदलाव, रुपए पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित बदलाव, वित्त से संबंधित बदलाव, तो इसमें किसकी भूमिका ज्यादा थी? तो अगला बिंदु आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कौन से? विश्व बैंक जैसी संस्था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था, जो वित्तीय मामलों के लिए प्रभावशाली है, सबसे ज्यादा प्रभाव जिनका चलता है पूरे विश्व पर। ये दोनों संस्थाएं सलाहकार की भूमिका निभा रही थी। सलाहकार के लिए, उन देशों के लिए जो नवोदित राष्ट्र हैं, उनके लिए सलाहकार की भूमिका निभा रही थी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं। इन सब के सभी घटनाक्रम में एक जो प्रमुख बात थी कि अब दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बच गई थी, वो था अमेरिका। अमेरिका एकमात्र ध्रुव बच गया था। जब पूरी दुनिया को एक ही पड़ले में जाने की जरूरत महसूस हो रही थी, सारे लोग, सारे देशों के लिए एकमात्र आशा की केंद्र हो गया था अमेरिका। तो महाशक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया था अकेले। इन सब के साथ हम भूलेंगे नहीं, आगे हमको भूलना भी नहीं चाहिए कि एक और चीज सामने आ रही है। आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ छोटा सा लिखा है, चीन। चीन ताकतवर बन रहा है। चीन अभी तक जिसका नाम नहीं लिया जा रहा था, चीन के तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि अपने आप में साम्यवादी संस्था के रूप में सोवियत संघ का बहुत नाम था। चीन उस बड़े वृक्ष के तले छोटा पौधा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष कटा, वृक्ष के टुकड़े टुकड़े हो गए, तब दिखा सबको कि नहीं, एक उसके नीचे तो एक बहुत जो पौधा था वो भी काफी बड़ा हो गया है। ये चीज सामने आई। तो चीन का अभ्युदय हम यहाँ से मान सकते हैं, और जो बाकी के देश थे उनका अभ्युदय तो हो ही चुका था। चीन का अभ्युदय करने की बजाय हम ये कहेंगे कि चीन की ताकत का लोगों को पता चला, चीन की ताकत को विश्व ने जाना। किसके बाद? अंतरराष्ट्रीय जो साम्यवादी शासन व्यवस्था का पतन सोवियत संघ में हुआ, उसके बाद चीन की ताकत को दुनिया में पहचान मिली। और ये है हमारे द्वि ध्रुवीयता के अंत के, ये जो हम देख रहे हैं कि द्वि ध्रुवीयता का अंत हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर। अब ये देखने के बाद हमको ये भी, हमने इसके पहले वाले लेसन में आपने देखा कि रूस का बनना, रूस का 1917 में रूसी क्रांति, 1922 में रूस के लिए संधि, और सोवियत संघ का रूसी क्रांति के बाद बनने वाले सोवियत संघ के लिए कराई गई संधि 1922 की। और ये सब हम देखते हैं कि कौन कौन से नेता, आप प्रमुख नेताओं का अगर नाम लेंगे तो सोवियत संघ का हमने देखा, आपने लेनिन के बारे में पढ़ा, आपने स्टालिन के बारे में पढ़ा, हमने ब्रेजनेव और गोर्बाचेव के बारे में पढ़ा। गोर्बाचेव जो अंतिम राष्ट्रपति साबित हुए सोवियत संघ के। तो अब आगे एक नया देश बन रहा है सोवियत संघ की जगह। विघटित होने के बाद जो सबसे बड़ा देश बच गया वो था रूस। रूस को उत्तराधिकारी माना गया सोवियत संघ का। उत्तराधिकारी इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दर्जा सोवियत संघ को प्राप्त था, वही दर्जा दिया गया सोवियत रूस संघ की जगह रूस को। तो रूस उसका उत्तराधिकारी साबित हुआ। रूस के पहले जो राष्ट्रपति बने, हम उनके बारे में भी थोड़ा जान लें, फिर आगे बढ़ेंगे। वो थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो थे, वो सोवियत संघ के लिए विघटनकर्ता भी कहे गए। विघटनकर्ता कहे गए, इतना बड़ा आप उनको उनके लिए शब्द इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन ही थे
थे जो 1991 से 1999 तक उनका कार्यकाल रहा। और वो सबसे पहले उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की आलोचना शुरू की, कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लें। बोरिस येल्सिन, इनका कार्यकाल 1991 से 1999, 1991 to 1999। ये प्रबल आलोचक रहे, गोर्बाचेव के आलोचक रहे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी नई पार्टी बनाई और सोवियत रूस के विघटनकर्ता के रूप में इनका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि वही वो समय था जब सोवियत संघ में बदलाव की शुरुआत हुई थी और ये नए नेता के रूप में उभरे। और जो नया देश बना रूस, सोवियत संघ के बाद जो सबसे बड़ा देश था रूस, उस हिस्से का पूरा जो सबसे बड़ा देश था रूस, हमने अभी बताया कि उसका उत्तराधिकारी माना गया सोवियत संघ का रूस, उसके भी प्रथम राष्ट्रपति बने बोरिस येल्सिन। अब यहाँ पर आपको मैं बार बार इनका नाम इसलिए याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये देखेंगे, मैंने इनको कहा कि सोवियत संघ के विघटनकर्ता बने, तो रूस के निर्माता भी तो बने। अब रूस के निर्माता बने तो जब वो समय कितना तगड़ा संक्रमण काल रहा होगा, पूरे रूस, सोवियत रूस के पूरे उस भूभाग में संक्रमण का दौर चल रहा था। संक्रमण का दौर किस लिए? एक पूंजीवाद साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण, और ये जो संक्रमण था ये बहुत ज्यादा कष्टप्रद था। इस कष्टप्रद समय, इस कष्टप्रद क्यों रहा होगा इसके बारे में भी हम बात कर लें कि कोई भी बदलाव था, बहुत बड़ा बदलाव था कि साम्यवादी व्यवस्था से पूरी एकदम मोड़ देना था पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। कोई समय नहीं दिया जा रहा था ना जनता को, ना बाकी के जो राष्ट्र निर्माता थे उनके पास था ही नहीं समय, उनके पास समय नहीं था, और वो एकदम तेजी से बदलाव लाना था पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। ये जो एकदम तेजी से होने वाला बदलाव, कभी भी बदलाव जो होता है वो कष्ट देता है, शुरू में तो बिल्कुल देता है। तो ये जो कष्ट था उस दौर से गुजर रहे थे, न केवल रूस बल्कि बाकी जितने भी उस समय के स्वतंत्र हुए देश थे, नए बने देश थे, वो सारे संक्रमण काल से गुजर रहे थे, बदलाव के दौर से गुजर रहे थे और अत्यंत कष्टप्रद स्थिति से गुजर रहे थे। ये जो कष्टप्रद स्थिति थी, इसके भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बदलाव के कारण मिलने वाला कष्ट था उसके जिम्मेदार भी थे बोरिस येल्सिन। तो रूस का वो दौर जिसके ये साक्षी बने, वो हम देखेंगे आगे कि उस दौर में कौन से ऐसे बदलाव हो रहे थे और जो जनता को कष्ट पहुंचा रहे थे, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके सबसे पहले हम ये भी देख लें कि अगर बदलाव था, कष्ट दे रहा था, तो आखिर उसमें क्यों, कष्ट का कारण क्यों उनको कष्ट मिल रहा था? तो कष्ट का कारण ये था कि हमने एक पॉइंट में लिखा इसके पहले वाले में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं सलाहकार के रूप में काम कर रही थी और उनकी सलाह के अनुसार एक नया मॉडल तैयार किया गया था विकास का। वो जो नया मॉडल था वो उसको नाम दिया गया था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जिसे हम कहेंगे आघात पहुंचाकर उपचार। आघात पहुंचाकर उपचार करना मतलब थी वो एक थेरेपी, वो एक उपचार था, वो एक तरीका था कष्ट को दूर भगाने का। लेकिन उसमें पहले पहल जो कष्ट हुए वो अत्यंत असहनीय थे, पूरे रूसी जनता के लिए भी और बाकी के जो देश थे वहाँ की जनता के लिए भी। और इसे नाम दिया गया शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसमें जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिल्कुल समय नहीं दिया गया, एकाएक बदलाव, तुरंत बदलाव, तुरंत न आपने अभी संस्थाओं को बदला है, न जनता के मन को तैयार किया है, न परिस्थितियों को इस बदलाव के लिए तैयार किया और आप एकदम से पूरी व्यवस्था बदल दें।
तो जो कष्ट हुआ वो लोगों ने झेला, रूस के लोगों ने। तो ये थी शॉक थेरेपी जिसमें तुरंत बदलाव। अब तुरंत बदलाव किस किस चीजों में वो भी देख लीजिए आप। तुरंत बदलाव किन चीजों में हो रहा था? तो सबसे पहले जितनी भी मिल्कियतें थी, सरकारी, साम्यवादी व्यवस्था में क्या था? सारी मिल्कियतें किसकी? सरकारी। तो ये, लेकिन यहाँ पर तुरंत बदलाव किसमें हो रहा था? पूंजीवाद की तरफ। और इस बदलाव के दौरान जितनी भी मिल्कियतें थी, मिल्कियतों पर निजी स्वामित्व, वो किसके हाथों में चला गया? निजी पूंजीपतियों के हाथों में निजी स्वामित्व हो गया था। और आप ध्यान दीजिए, सोवियत संघ में सामूहिक खेत चल रहे थे, सामूहिक रूप से खेती की जा रही थी। अब उसको किसमें बदल दिया गया? उन सामूहिक फार्म्स को निजी खेतों में बदल दिया गया। तो सामूहिक फार्म्स, सामूहिक खेत निजी खेत में बदल दिए गए। सारी जो बदलाव था, ये जो बदलाव था वो किसके हाथों में था? वो बाजार पर नियंत्रण करने वाले लोगों के हाथ में था। ये सरकार के हाथ में नहीं था। सरकार की तो सरकारें तो उस समय बन ही रही थी हड़बड़ी में, संविधान ही बन रहे थे बाकी देशों में, सभी जगह हड़बड़ी में बनाए जा रहे थे, तुरंत बनाए जा रहे थे। तो सिस्टम अभी फॉलो नहीं हो रहा था, कोई ऐसा तरीका नहीं ईजाद हो पाया था कि जिससे सारी चीजों पर नियंत्रण स्थापित किए जा सके। और उस समय सारी जो व्यवस्था थी वो बाजार नियंत्रण में चली गई थी। तो बाजार को निर्धारित करने वाले तत्वों में के हाथ में नियंत्रण हो गया था। इसमें जो उद्योग थे, जो उद्योग धंधे थे, उनकी कीमत इतनी कम लगाई जा रही थी क्योंकि बाजार को निर्धारित करना था। लूट हो रही है, सामानों की लूट चल रही है, आप कितना लूट पाए। तो बाजार बहुत ज्यादा उस समय लूट लेना चाहता था जिसके पास पैसे थे। तो पैसे, ऐसे तो नागरिकों को भी अधिकार पत्र दिए गए थे, इसके लिए नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, पर उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला और ज्यादातर संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। तो ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, ये इसको हम इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहते हैं। औने पौने दाम लगाकर उद्योगों को बेच दिया गया, जिसकी कीमत का कोई किसी को अंदाज नहीं था। बहुत कम दामों में सारे उद्योग बेच दिए गए। इसमें और क्या हुआ? इसमें हुआ रूबल का जो मूल्य, रूबल का मूल्य तेजी से नीचे गिरा। रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट दर्ज की गई। इतनी तेजी से रूबल का मूल्य नीचे गिरा कि मुद्रास्फीति की दर एकाएक बढ़ गई। अगर किसी राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य घटेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो और क्या हुआ? इसमें मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, मुद्रा की कीमत कम हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो आपके पैसों की कीमत कम हो गई। आपके पैसों की कीमत कम हो गई तो आपकी जो जमा पूंजी है उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो लोगों की जमा पूंजी उसको भरपाई करने में खत्म हो गई। एक ये और हुआ, इसमें हम देखेंगे लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई। जमा पूंजी खत्म हो गई, नागरिकों के पास पैसों की कमी हो गई। पैसों की कमी हो गई तो क्या आएगी? गरीबी बढ़ गई। गरीबी बढ़ गई। लोगों को पैसों की कमी हो गई है, गरीबी बढ़ गई है। खाने का सामान हमने एक पॉइंट पे लिखा, सामूहिक खेत अब निजी खेत बन गए। तो सरकार के ओर से जो खाद्यान्न सुरक्षा मिलती थी वो खत्म हो गई। खाद्यान्न सुरक्षा जब खत्म हो गई
तो कौन सा दौर आ जाएगा? भुखमरी का दौर आ जाएगा। भुखमरी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ बस बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था चल रही है, भागा दौड़ी चल रही है, त्रस्त हैं लोग, अपने जीवन में उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो अराजकता आएगी, अराजकता आएगी, विद्रोह शुरू होंगे। तो ये सब होने लगा। हम बात कर रहे हैं सोवियत रूस और नए देश, जो नए स्वतंत्र देश थे, वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। ये आप ये समझ सकते हैं कि जिस जगह पर भी ऐसी व्यवस्था ऐसे बिगड़ जाएगी, वहाँ पर क्या होने की संभावना हो सकती है। तो गरीबी, भुखमरी और मुद्रास्फीति ने बाजार के हाथों में जो सिस्टम चला गया था, उसने, इन सब ने मिलकर विद्रोह का बिगुल फूका। कई ऐसे जगह थे जहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होने लगे। कई देश ऐसे थे जो अलगाववाद की, कई क्षेत्र ऐसे थे जो अलगाववाद की मांग करने लगे। तो उस समय का जो सोवियत संघ विघटित हुआ, सोवियत संघ था, अपने जीवन के सबसे तनाव भरे समय से गुजर रहा था। तो हम इसमें देखेंगे अलगाववाद, सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे, विद्रोह, स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था। ये अलगाव, इसमें हम ये भी देखते हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, चेचन्या जैसी जगह है जो रूस के ही पास है, ये अलग नहीं है, पर इतना ज्यादा यहाँ विद्रोह बढ़ गया। गृह युद्ध, इसमें गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध के कारण चेचन्या में रूसी सेना ने बर्बरता से विद्रोह का दमन किया, क्योंकि समय भी कम था और विद्रोह को दबाने की जरूरत थी। शायद ये हम कह सकते हैं कि शासकों के लिए उस समय की जरूरत थी, लेकिन इतनी बर्बरता दिखाई उस समय रूसी सेना ने कि इसको मानवाधिकार का बहुत बड़ा हनन माना गया। मानवाधिकार के लिए इसकी आलोचना हुई और रूस को इसकी आलोचना झेलनी पड़ी। इसके अलावा आप देखेंगे किर्गिस्तान, यहाँ सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा था। अजरबैजान का एक प्रांत अलग होकर आर्मेनिया में मिलना चाहता था। तो आर्मेनिया में मिलना चाह रहा है तो वहां पर अलगाववाद चल रहा है, वो पूरा प्रांत में विद्रोह चल रहा है। तो ऐसी कई स्थितियां बन रही थी, जिससे जॉर्जिया, यूक्रेन, इनमें भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो इस तरह पूरा का पूरा विश्व उससे प्रभावित भी हो रहा था और पूरा सोवियत संघ वाला जो भूभाग था वो उस समय अफरा तफरी से भरा हुआ था, अराजकता से भरा हुआ था, अशांत दौर से गुजर रहा था, कष्टप्रद माहौल था वहाँ, जो वहाँ की जनता झेल रही। इसके पीछे एक और जो प्रमुख कारण, मतलब अगर हम देखेंगे कि ये तो जो बदलाव था, ये जो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बदलाव लाने का जो विचार था, इसके पीछे कोई बुरी धारणा तो रही नहीं होगी। जो उस समय के नेता थे वो जनता को उपभोग का स्वर्णिम युग दिलाना चाहते थे, वो जनता को उपभोग के आनंद लोक में विचरण कराना चाहते थे कि नहीं, सारी चीजों पर सरकार की मिल्कियत है, आपको ये आपका हक है, आप को मिलना चाहिए, अगर ये आपको खुले रूप से मिलेगा तो आपको इतना आनंद आएगा, जीवन का आनंद आएगा। तो एक तरह से आनंद लोक में विचलित कराना चाह रहे थे पूरी जनता को। तो ऐसा क्या हो गया कि ये स्थितियां उनके हाथ से निकल गई, जनता आनंद लोक में विचरण की बजाय बहुत भयावह दौर से गुजरने पर मजबूर हो गई।
इसके पीछे जो कारण रहा होगा, इसमें हम देखेंगे कि केवल साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण नहीं होना था, बल्कि साथ ही साथ एक और चीज जोड़ी गई थी कि कौन सा युग आएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र आएगा, ये बात की संभावना थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना बड़ा तामझाम रचा गया था। अब लोकतंत्र आएगा क्योंकि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में उदारवादी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के सब्जबाग जो दिखाए गए थे वो आए क्या उस दौरान उन जगहों पर लोकतंत्र आया, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। लोकतंत्र की जो स्थिति थी, ये जो देश थे, हमने पहले भी बताया कि शॉक थेरेपी थी, एकाएक आघात के द्वारा उपचार करना था, तुरंत मोड़ा जाना था। ये भी मैंने आपको बताया कि संविधान बना ही नहीं था, नए संविधान हड़बड़ी में बनाए गए थे। अब हड़बड़ी में संविधान बनाए गए और सारी ताकत जो थी वो राष्ट्र प्रमुख को दे दी गई, राष्ट्रपति को। ज्यादातर देशों में राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान हो गया, संसद जो थी उसका कोई रोल ही नहीं रह गया, संसद कमजोर थी, संविधान हड़बड़ी में बनाए गए थे, ये जो संसद की कमजोरी और संविधान की जल्दीबाजी में बनाया जाने के कारण राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान हो गए। तो स्थिति बदली कहाँ, उसी साम्यवादी व्यवस्था, उसी में जब स्टालिन का समय है, सारी शक्तियां उनके पास हैं, वो नियंत्रण करता है, तो वही स्थिति में फिर पहुंच गया था रूस और बाकी के विकसित हुए देश। तो स्थितियां बदली नहीं थी, क्यों? क्योंकि क्या नहीं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में देरी हो रही थी। इसके लिए जो पहले से प्लान बनाए जाने की बात थी वो नहीं बना था। तो पहले से आपने प्लान नहीं बनाया और तुरंत आपने प्राथमिकता किसको दी, आर्थिक बदलावों के लिए। तो जब आर्थिक बदलावों को प्राथमिकता दी आपने, तो कौन सी व्यवस्था पीछे रह गई, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना आपने नहीं की। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई तो लोकतंत्र कमजोर हो गया, और लोकतंत्र की कमजोरी का हम ये परिणाम देख पाते हैं कि सोवियत संघ से विघटित हुए पूरे उस भूभाग में क्या हाल है। तो अब आगे चलिए, ये हमारे लेसन, इसके साथ हमको एक हमारी किताब में एक और बिंदु दिया हुआ है, वो अंतिम बिंदु आपको पता होना चाहिए कि भारत के साथ रूस, सोवियत रूस के संबंध, और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना रूस, उसके संबंध, सोवियत संघ के संबंध और रूस के संबंध कैसे थे। तो हमारा ये आखिरी आप देख लीजिए, भारत के साथ संबंध। पहले का साम्यवादी सोवियत संघ हो या फिर बाद का रूस, दोनों ही से भारत के संबंध अत्यंत मधुर और दोस्ताना बने रहे। भारत उस दौर से गुजर रहा था जब ध्रुवीयता का समय था और एक ध्रुव को चुनना था, भारत में ने गुटनिरपेक्षता की राह चुनी थी, तब उसका साथ देने वाला कोई देश नहीं था। भारत को उस समय संबल की जरूरत थी, समर्थन की जरूरत थी, तकनीकी ज्ञान की जरूरत थी, मुद्रा की आवश्यकता थी, अंतरिक्ष में दखल की आवश्यकता थी, खुद को स्थापित करने की आवश्यकता थी। और आप ध्यान दीजिए कि भारत को इन सारी चीजों को एक परम मित्र की तरह किसने उपलब्ध कराया, सोवियत संघ।
सोवियत संघ ने भारत को संबल प्रदान किया, उसे हर हाल में समर्थन दिया, चाहे कोई भी परिस्थितियां बनी हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई परिस्थिति बनी हो या कटुता की बात उठी हो अमेरिका के साथ, हर एक स्थिति में भारत का सहयोग देने के लिए जो खड़ा था वो था सोवियत संघ। उसने हर मामले में समर्थन दिया, अपने तकनीकी ज्ञान को उपलब्ध कराया भारत के लिए। अब हम चाहे बोकारो, विशाखापट्टनम या भिलाई स्टील प्लांट देखें, वो सब रूस के सहयोग से हमने स्थापित किए। रूस का सहयोग नहीं होता तो भारत के लिए बहुत मुश्किल समय आता, लेकिन रूस ने उस मुश्किल समय को हमारे लिए नहीं आने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में की जो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा किया रूस ने, हमें वो मुद्रा उपलब्ध कराई। अंतरिक्ष में हमारी शुरुआत जहाँ से भी हमने की वो शुरुआत, और आज भी रूस बराबर उसमें मदद करता रहा है हमें स्थापित करने। हम जो घुटनों के बल, आज़ादी के बाद भारत घुटनों के बल चल रहा था, फिर उसने खड़े होना सीखा और अब दौड़ने लगा है, और इस घुटनों के बल चलते समय भी, खड़े होने सीखते समय भी, और अब दौड़ने के समय भी लगातार साथ देता है हमारा सोवियत संघ और फिर रूस। तो हम इसे अपना परम सहयोगी मानेंगे, परम समर्थक मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह हमारा ये पाठ, हमारा ये अध्याय दीर्घ का अंत यहाँ समाप्त होता है। और आप इसके बारे में जो भी आपके मन में अगर शंकाएं हो, प्रश्न हो, तो आप उसे पूछेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।